नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8। टॉपिक हमारा है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलिए ये देखते हैं आज के चैप्टर में क्या इंटरेस्टिंग है। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी डिमांड थी जिसे कि ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई, जिनके हस्बैंड की तबीयत खराब थी, उनका कहना था कि अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो उनका अडॉप्टेड चाइल्ड होगा वो किंग बनेगा। उनकी इसी डिमांड को जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी सुपीरियरिटी और अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से उन्होंने उनकी इस डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया। जबकि वो ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे, यहाँ के जो रूल्स थे उसके तहत जो भी किंग होता था उसका जो सन होता था वो किंग के बाद उसका जो सन होता था वो किंग बनता था। अगर उसके कोई चाइल्ड नहीं है तो क्या होता था कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता था वो किंग बना दिया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने न्यू रूल ला दिया जो कि डलहौजी ने लाया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ, इसके तहत जो भी अडॉप्टेड चाइल्ड होता था उसे किंग नहीं बनाया जा सकता था। और ऐसी दशा में अगर उसे किंग नहीं बनाया जा सकता तो क्या होता था कि जो सत्ता होती थी, जो राज्य होता था, वो इन ब्रिटिशर्स के अधिकार में आ जाता था। इसी वजह से उन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ लाया और उन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया। आइए अब आंसर देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द heir to the kingdom after the death of her husband. Confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. उन्होंने उनकी इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, what did the British to do protect the interests of those who converted to Christianity। जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड हो रहे थे, ईसाई धर्म को जो लोग अपना रहे थे, उनके इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया। तो उनके लिए उन्होंने एक लॉ लाया 1850 में, जिसमें कि कहा गया कि जो भी इंडियन अपने को कन्वर्ट करता है क्रिश्चियनिटी में, जो भी इंडियन है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति में से तब भी हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर वो कन्वर्ट हो गया तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है, जो उसके एंसेस्टर की संपत्ति है, वो उसे नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, उसे उसमें से भी हिस्सा मिलेगा। ये उन्होंने लॉ लाया जिससे कि लोग उनकी तरफ जिससे कि लोग उनके धर्म को अपनाने के लिए, उनके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए तेज़ी से तैयार हों। लेकिन जो इंडियन थे उन्हें समझ में ये आने लगा कि ये हमारे कल्चर को, हमारे रूल्स को, सबको नष्ट करने आए हैं। तो इसलिए जो उनके इंटरेस्ट के लिए उन्होंने क्या काम किया, उसके लिए उन्होंने लॉ लाया कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी उन्हें उनकी संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति है, उसमें से हिस्सा मिलेगा। आइए अब देखते हैं। इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजर। उसे आसान कर दिया गया, क्योंकि पहले क्या था कि लोगों को था कि अगर क्रिश्चियनिटी में चेंज हो जाएंगे तो उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति जो है वो नहीं मिलेगी। उसे इन्होंने आसान बना दिया। और दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। तो अपने पैतृक संपत्ति में उन्हें हिस्सा मिलेगा क्रिश्चियनिटी में चेंज होने के बाद भी। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द सेपॉय हैव टू द न्यू कार्ट्रिज दैट दे वर आस्क्ड टू डू। जो न्यू कार्ट्रिज यूज़ होती थी उसके यूज़ में क्या ऑब्जेक्शन था लोगों को, जो सिपाही थे उन्हें उसके यूज़ में क्या ऑब्जेक्शन था। तो बच्चों, इसका आपको आंसर पता होगा कि उन्हें क्या ऑब्जेक्शन था। आपने इस पर मूवी भी देखी होगी, तो जो चीज़ हम देख लेते हैं वो हमें ज़्यादा याद होती है, पढ़े से ज़्यादा जो हम देखे होते हैं तो वो आप हमें ज़्यादा याद होता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्ट्रिज यूज़ होती है उसे दांत से खोलना पड़ता था, और जो कि कोटेड होती थी पिग फैट या काऊ फैट से, जिसकी वजह से जो इंडियन थे तो उन्हें लगा कि जो उनका रिलीजन है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि एक तो पिग फैट, काऊ फैट का उसमें यूज़ हो रहा है और वो भी उन्हें अपने दांतों से खोलना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया और मना कर दिया काम करने
करने से, और इसी वजह से उन्हें क्या किया गया कि उन्हें उनकी सर्विस से हटा दिया गया और अपने ऑफिसर्स की आज्ञा ना मानने की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया फॉर 10 ईयर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया उसके यूज़ पे, न्यू कार्ट्रिज के। अब आइए आंसर देखते हैं। सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिज which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs। 85 सिपाही जो थे मेरठ छावनी के, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये खबर तो धीरे धीरे फैली, तो वहाँ पहले मेरठ में लोगों को पता चला, तो इसलिए वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। 85 सिपाही वर डिसमिस फ्रॉम सर्विस, उनकी सर्विस से हटा दिए गए। 85 सिपाही जो थे वो हटा दिए गए और सेंटेंस टू 10 ईयर इन जेल फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर्स। अपने ऑफिसर की आज्ञा ना मानने की वजह से उन्हें 10 वर्षों के लिए, 10 ईयर्स के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। लास्ट मुगल एम्परर जो कि बहादुर शाह जफ़र थे, उनकी लाइफ के लास्ट ईयर्स जो थे वो कैसे बीते। तो बहादुर शाह जफ़र जो ब्रिटिशर्स थे, जब वो आए हैं तो ब्रिटिशर्स ने एक टाइम में ये तय कर लिया कि जो लास्ट मुगल एम्परर होगा वो बहादुर शाह जफ़र ही होगा, उसके बाद किसी को या उनके बेटों को आगे राजा नहीं बनाया जाएगा और उन्हें उनके राज्य से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उनके जो बेटे हैं उन्हें राजकुमार की तरह वरीयता दी जाएगी, लेकिन उन्हें राजा नहीं बनाया जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने उनको हटा दिया और दिल्ली में ही उन्हें कैद करके रख दिया, दिल्ली में ही उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब हम देखते हैं 1857 का जो रेबल होता है, उसमें क्या होता है कि उसके बाद लोग इनके पास भी आते हैं हेल्प के लिए। जब विद्रोह बहुत तेज बढ़ता है, उसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं, तो लोग बहादुर शाह जफ़र के पास भी आते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा से बहादुर शाह जफ़र जो है वो विद्रोह में साथ में आ जाते हैं, लोगों के साथ में आ जाते हैं। लेकिन फिर एक टाइम के बाद ये विद्रोह जो होता है वो बंद हो जाता है। जो मई में शुरू होता है वो आके सितंबर तक बंद हो जाता है विद्रोह, और वहाँ पर क्या होता है कि उस टाइम में बहादुर शाह जफ़र को कैद कर लिया जाता है और उनके जो 2 बेटे थे, उनके दोनों बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी जाती है, और बहादुर शाह जफ़र और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को क्या किया जाता है कि उन दोनों को रंगून की जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो जाती है जेल में। तो ये रहा बहादुर शाह जफ़र का जो लास्ट का टाइम था, वो इस तरह से बीता कि उनके बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी जाती है और उन्हें और उनकी वाइफ को जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर जेल में ही उनकी डेथ हो जाती है। आइए अब आंसर देखते हैं। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Zinat Mahal were sent to prison in Rangoon. In October 1858, Bahadur Shah Zafar died in the Rangoon jail in November 1862. वहीं पे ही उसकी डेथ हो जाती है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द confidence of the British rulers about their position in India before May 1857। Before May 1857 अपनी पोजीशन को लेके जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो क्यों कॉन्फिडेंस थे। तो कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से वो कॉन्फिडेंस थे। वो रीजंस क्या थे, आइए देखते हैं। These are the ways the rights of the local rulers were snatched away which was now controlled by the British। जो इंडियन रूलर्स थे उनके बहुत सारे अधिकारों को रिड्यूस कर दिया गया, बहुत सारे अधिकारों को छीन लिया गया, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो अपने पोजीशन को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस थे। इसलिए जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत क्या था कि अगर कोई किंग है, उसका कोई चाइल्ड नहीं है, जो भी किंग होता है उसका जो चाइल्ड होता है वो किंग बनता है। लेकिन अगर चाइल्ड नहीं है तो उसकी तो लोग क्या करते थे कि जो कोई चाइल्ड अडॉप्ट करते थे और उसे ही किंग बनाया जाता था। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो अडॉप्टेड चाइल्ड था वो किंग के रूप में मान्य नहीं था। तो उससे क्या था कि अगर वो उस राजा की डेथ हो जाती है तो उसके राज्य पर ये कब्जा कर लेते थे, ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो कब्जा कर लेते थे। तो इसलिए इन्हें अपनी पोजीशन जो थी वो स्ट्रांग लगी, क्योंकि अगर उनका कोई चाइल्ड नहीं है और अडॉप्टेड चाइल्ड की मान्यता को इन्होंने खारिज कर दिया, मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड को इन्होंने किंग बनाने से मना कर दिया, तो उस राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं इसी में सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस हमने पहले पढ़ रखा है
कि इसके तहत क्या था कि जो राजा होता था वो स्वतंत्र तरीके से, किंग जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता था, इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकता था। जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनकी दी हुई आर्मी उसे रखनी होती थी और उसके सारे खर्चे इन्हें उठाने पड़ते थे। वो अगर उनकी जो सैलरी होती थी वो पे नहीं कर सकते थे, वो किंग नहीं पे कर सकते थे, तो उनके लैंड जो थी वो ले ली जाती थी। तो ये था। इसके अलावा कि हर जो रूलर्स थे जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेते थे, उन सभी रूलर्स को अपने यहाँ एक रेजिमेंट रखना पड़ता, ब्रिटिश रेजिमेंट रखना पड़ता था। जो भी इन्हें अदर स्टेट के या फिर अदर कंट्री के लोगों से अगर इन्हें कोई भी रिलेशन अपने रखने हैं तो वो उनकी देखरेख में या उनके अकॉर्डिंग उनके सहमति पे ही रख सकेंगे। अपने से वो किसी भी अदर कंट्री के साथ या अदर स्टेट के साथ वो कोई भी रिलेशन नहीं रख सकते हैं। उन्हें कौन से डिसीजन लेने हैं, उनके राज्य में कौन आएगा जाएगा, ये सारी चीज़ें वो ब्रिटिश रूलर्स ही तय करते थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर्स को चलना पड़ता था। तो इस वजह से ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो अपनी पोजीशन थी उसे लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सम इंडियन सोल्जर्स यूज्ड टू गेट देयर ग्रीड फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू विच द ब्रिटिश वॉन मेनी वॉर्स बिफोर 87। बहुत सारे वॉर्स हमने देखे कि बिफोर 87 बहुत सारे वॉर्स हमने देखे जो कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी वजह से ही ब्रिटिशर्स जीते, क्योंकि जो ये अपनी लालच की वजह से, अपनी ग्रीडनेस की वजह से वो उनसे जाकर मिल जाते थे और यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचा दिया करते थे। मीन्स इंडियन रूलर्स की जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी वो उन्हें दे दिया करते थे, जिससे कि इंडियन रूलर्स को हराना इन्हें आसान हो जाता था। इस वजह से भी इनकी पोजीशन जो थी इन्हें कॉन्फिडेंट लगी कि वो अपनी लालच में इनके साथ, जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो अपनी लालच में इनके साथ हो जाएंगे और इन्हें जीतने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in। डलहौजी ने अनाउंस किया कि जो बहादुर शाह जफर के बाद उनकी जो फैमिली होगी उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा, रेड फोर्ट से दिल्ली में दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने सब धीरे धीरे उन्हें हटाने के तरीके, उन्होंने धीरे धीरे उनके कॉइन्स थे, कॉइन्स पे से उनके जो पिक्चर्स थे उन्हें हटवाना शुरू कर दिया। In 1857, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king। अब देखिए, अब लॉर्ड कैनिंग ने क्या आगे बोल दिया। लॉर्ड कैनिंग ने बोल दिया बहादुर शाह जफर जो होंगे वो लास्ट मुगल एम्पायर होंगे, उसके बाद कोई भी मुगल शासक नहीं बन सकेगा। जो उनके पुत्र होंगे वो भी सिर्फ एक राजकुमार के रूप में मान्यता होगी, उनकी एक प्रिंस के रूप में मान्यता होगी, बट उन्हें किंग नहीं बनाया जा सकेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो उनका किंगडम होगा उस पर इनका अधिकार रहेगा ब्रिटिशर्स का। तो इस वजह से वो कॉन्फिडेंस थे, ये सारी सिचुएशंस थी जो उन्हें कॉन्फिडेंस बनाती थी कि उनकी पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। बच्चों, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। लर्न अब फ्री है पर बेस्ट है।